Hi friends, welcome to my online classroom channel. And today in this video I'm going to continue the same chapter of class 10 civics chapter 2 फेडरलिज्म। देखिए बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पेशली आपका सोशल साइंस से रिलेटेड। तो इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया था क्या किस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में फॉलो होती है। तो इंडिया की कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसके साथ ही देखिए इंडिया में 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस भी हैं जो मेंशन की गई हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप इंडिया में किसी भी तरह की लैंग्वेज बोल सकते हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकते हो। इवन अगर आप कोई सेंट्रल एग्जामिनेशन दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो इन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज करके एग्जाम दे सकते हो। इसके साथ ही आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस किस टाइप से होता है, क्योंकि देखिए फेडरल पढ़ रहे हैं, फेडरल सिस्टम। तो इसमें हम ये बात तो समझ गए कि फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है। इंडिया जैसी कंट्री में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ ही आपकी लोकल गवर्नमेंट भी है। तो अब यहाँ पे हम समझने वाले रिलेशनशिप सेंट्रल स्टेट का किस तरह का रिलेशनशिप होता है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनके पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। तो देखिए फर्स्ट पैरा में स्टार्ट करते हैं। तो restructuring the central state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है और इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किस तरह के प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, तो इसके लिए सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप होते हैं उसको भी फिर से एक पुनः गठन करना, उनका रीस्ट्रक्चरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक तरीका है जिससे कि आप फेडरल सिस्टम को और सक्सेसफुल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट जो देखा जाता है पावर शेयरिंग का हमारे यहाँ पे, वो रियली अच्छे से काम करता है, और ये डिपेंड करता है लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। तो ये बात तो सही है कि देखिए किसी भी राज्य की या पूरे देश की जो सरकार होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही आती है, उनके थ्रू ही बनती है। जब वो इलेक्शन जीतते हैं, वोट उनको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स जो हैं जो फेडरल सिस्टम को बताते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी प्रोविजंस लिखी हैं उसको आप मान रहे हो, तो ये किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं कंट्री में, तभी करेंगे जब यहाँ के जो रूलिंग पार्टीज हो, जो लीडर्स हैं, वो इन अरेंजमेंट्स को मानते हो और इनको फॉलो करते हो। इसी के साथ देखिए काफ़ी बार बहुत लॉन्ग टाइम तक ये भी देखा गया कि एक ही सेम पार्टी जो है वो रूल करती है सेंटर और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। तो इसके वजह से क्या होता है, जो और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी अपनी शक्तियों को एक ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसके बाद देखिए एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, ये भी देखा गया है कि अगर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल में अगर अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अगर अलग गवर्नमेंट बनती है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बनती है, तो कई बार ये भी देखा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करती है अपनी शक्तियों का, और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको नेगलेक्ट करने की कोशिश करती है, उनको कम करने की कोशिश करती है, उनको परेशान भी करती है। तो इन दोज डेज ठीक है, इन सब में भी देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कई बार उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज़ किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर दी गई है, और उन्होंने डिसमिस करी है स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके विरोधी दल द्वारा बनाई गई हो, यानी राइवल पार्टीज के द्वारा बनाई गई हो, तो वो थोड़ा सा उनको नेगलेक्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा उनकी पास को डिसमिस भी करते हैं। तो ये जो है ये एक अच्छी बात नहीं होती है, होती है एक ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के लिए। तो एक सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप है किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए, किसी भी कंट्री की सक्सेसफुल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी है कि एक अच्छे रिश्ते हों जिसमें दोनों एक दूसरे के पावर को इक्वली, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को फॉलो करें और एक दूसरे का सम्मान भी करें। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अब ये कुछ चेंजेस हमें 1990 के बाद देखने को मिले। ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एकदम से आप कह सकते हो इमर्ज हुई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री में। और दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। इसके साथ ही एक ऐसा टाइम आ गया था जब सेंट्रल में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखी जाए तो वो सिर्फ ऐसे नहीं थे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिल जाता था। यहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट्स को देखा गया और माना गया कि अब एक एरा शुरू हो गया है, जिसे हम बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हो गया है, इसका समय शुरू हो गया है। तो देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एक कह सकते हो आप मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं
नहीं कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती है और अपनी सरकार बनाती है, ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो अच्छा काम करती है, अपनी बातों पे ठीक रहती है, ऑनेस्ट होती है, तो वो जीतती है इलेक्शन और फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास ऑप्शन होता है, और इसके बारे में आप काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ोगे। आपके सिविक्स का चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टी, सो वहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो इसी तरह से देखिए क्या हुआ था सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट जैसा एरा स्टार्ट हो गया। अब देखिए कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट में कि सपोज करिए कि आफ्टर द इलेक्शन जब वोटिंग हो जाती है, सब वोटिंग जब वोट्स काउंट किए जाते हैं, तो अगर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले, तो वो क्या करती है, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, उससे हैंडशेक कर लेती है, उससे अलायंस कर लेती है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि उसके कुछ मिनिस्टर्स को बना दिया जाता है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं, और इनको तो इस तरह की जो मिली साठ गांठ से जो सरकार बनती है उसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार, यानी कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही देखिए दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इसके साथ ही देखिए एक न्यू कल्चर हो जाता है, क्योंकि दोनों सरकार ने मिला जुला के, क्योंकि दोनों में से किसी को भी मेजोरिटी ऑफ द वोट्स तो मिले नहीं थे और उन्हें सरकार बनानी है, तो इसके लिए उन्होंने दोनों ने आपस में बात करके आपस में तय कर लिया कि कितनी किसको पावर शेयर करनी है। तो एक पावर शेयरिंग वाला एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कल्चर उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और कैसे, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही किसकी रिस्पेक्ट करके, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से जो ट्रेंड होता है, दिस ट्रेंड वाज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner। तो इसी के साथ देखिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इसको प्राप्त होता है बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी बुरी तरह उनकी जो भी डिमांड्स होती हैं उसको ना फॉलो करें और अपनी पावर का मिसयूज़ करें, एर्बिट्ररी मैनर में एक निरंकुश राजा की तरह राज करेंगे दूसरी स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो थोड़ा सम्मान नहीं करेंगे तो आगे चल के जैसे जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की बात होगी तो शायद वो ना बना पाएंगे, इस तरह की गवर्नमेंट को नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा मिलजुल के ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहती है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, तो दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो इस तरह की जो फेडरल पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आज के समय में। अगर बात की जाए अर्ली टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फॉर्म हुआ था, फोर्स में आया था, तो उस टाइम इतना ज़्यादा ये फेडरल पावर शेयरिंग जो थी कॉन्सेप्ट, वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, इतना ज़्यादा आप कह सकते हो इफेक्टिव नहीं था, प्रभावशाली नहीं था, बट आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके साथ ही मैं देखिए आपको एक और भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए दो वर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, एक होता है कोलिशन गवर्नमेंट, एक होता है अलायंस गवर्नमेंट। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अलायंस गवर्नमेंट एंड कोलिशन गवर्नमेंट, और इवन 1 मार्क की डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जाती हैं। तो देखिए कोलिशन गवर्नमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्शन के बाद, आप याद रखिएगा पॉइंट, आफ्टर इलेक्शन अगर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप कह सकते हो अलायंस करके या हैंडशेक करके या किसी तरह के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक या दो से सरकार मिला के एक नई सरकार को बनाते हैं जो पूरी कंट्री में रूल करेगी। इसके साथ ही देखिए अलायंस गवर्नमेंट क्या होती है, बिफोर ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आफ्टर द गवर्नमेंट बनती है, जो मिली जुली सरकार बनती है एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। और देखिए अलायंस गवर्नमेंट क्या होता है, इलेक्शन से बिफोर। ठीक है, बिफोर ऑफ द इलेक्शन अगर किस पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि वो अपनी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, तो आपस में एक या एक से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और फिर वो इलेक्शन को लड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सरकार बनती है हम उसको अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं। तो अलायंस गवर्नमेंट होती है बिफोर ऑफ द इलेक्शन, और कोलिशन गवर्नमेंट होती है आफ्टर द इलेक्शन, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार। इसके साथ ही देखिए आप याद रखिएगा, आप इस बार जो पैटर्न है आपके बोर्ड का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज भी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जो बुक में आपकी जो पिक्चर्स दी हुई है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जो ये दो कार्टून्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये भी उम्मीद है कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट कार्टून में देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट खड़े हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट को बाउल में कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं। ठीक है, पावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या एक तरह के बैगर्स हैं कि वो लाइन में लगे और एक तरह क्या वो भीख मांग रहे हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें पावर दे दीजिए, हमें पावर दे दीजिए। तो इट मीन्स ये कार्टून एक क्रिटिसिज्म है
क्रिटिक्स के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कभी कभी अपनी पावर का मिसयूज करती है। वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकती है, अदरवाइज वो इनकी इच्छा है नहीं दे तो नहीं दे, ठीक है। जिस तरह से भिखारी वाली कंडीशन होती है कि अगर आपसे कोई भीख मांग रहा है तो आपकी मर्जी, आप दो या ना दो। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम है, आप देखो नेक्स्ट पिक्चर, तो ये कोalition गवर्नमेंट को शो कर रहा है कि किस तरह से जो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर आपको कोalition गवर्नमेंट बनानी है, अगर आपको सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो आपको बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी खुश करके रखना पड़ेगा, उनको भी सेटिस्फाई करके रखना होगा, तब तो आपकी मिलीजुली सरकार बन पाएगी, अदरवाइज आपकी सरकार नहीं बन पाएगी अगर आपको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले। तो इसके लिए देखिए अगर कोalition गवर्नमेंट बनानी है तो आपको बाकी सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं जो भी हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो पिक्चर्स भी क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया और आपको शायद क्लियर भी हो गया होगा। और इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट बचा है, सिर्फ एक ही टॉपिक आपका बचा है, डिसेंट्रलाइजेशन, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।